ये रिव्यू देखने से पहले आप ये जान लें कि एक स्पॉइलर इंक्लूडेड रिव्यू होगा। तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप ये वीडियो मत देखिए अभी, पहले आप मूवी देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और अगर आपको स्पॉयलर्स से कोई दिक्कत नहीं है या आप मूवी देख चुके हैं पहले, तो आप बेझिझक ये वीडियो देख सकते हैं। तो बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज में अच्छी बातें क्या हैं। पहली अच्छी बात तो उसमें जसकीरत सिंह रागी का जो पास्ट दिखाया है, जो वायलेंट पास्ट उसका दिखाया है, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और उस टाइम के पॉलिटिक्स के बारे में मुझे उतने डिटेल में पता भी नहीं है जितना नोटबंदी वगैरह के बारे में, तो उस पॉलिटिक्स पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा कि सही है या गलत है। वो पार्ट मुझे बहुत हार्ड हिटिंग लगा और मेरे हिसाब से वो सिनेमैटिक वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छा बना था। जिस तरीके से उसको गाने के साथ आरी आरी जो सॉन्ग है उसके साथ इंटीग्रेट किया था, वो बहुत अच्छा था। वो वायलेंस यूजलेस नहीं लगा, नैरेटिव को सर्व किया वो वायलेंस। मूवी के 3 गाने बहुत अच्छे हैं। पहला है आरी आरी, दूसरा है जान से गुजरते हैं और तीसरा है फिर से, जो एकदम लास्ट में यूज़ होता है जब जसकीरत अपने घर की ओर लौट रहा होता है, लेकिन फिर बीच में वो रुक जाता है और मूवी एंड हो जाती है वहीं से। तो इन तीनों सॉन्ग्स की प्लेसिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और ख़ासकर जो जान से गुजरते हैं में जो सरगम पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, स्टोरी के हिसाब से भी और म्यूज़िकली भी बहुत अच्छा लगा है वो। स्टैंड आउट जो परफॉर्मेंसेस थी मेरे हिसाब से, वो जसकीरत की और मेजर इकबाल की और आलम भाई की परफॉर्मेंस मुझे सबसे अच्छी लगी। आर माधवन की परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मुझे थोड़ी सी ओवर द टॉप लगी वो परफॉर्मेंस। उसके अलावा रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत मेजर्ड थी, लेकिन उसके डायलॉग नहीं थे ज़्यादा, तो उस पर कमेंट नहीं करेंगे उतना, क्योंकि कमेंट करने को उतना कुछ है ही नहीं। एक स्टैंड आउट जो शॉट था मेरे हिसाब से सिनेमेटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से, वो जब हमजा जब खरानी को मारता है और नीचे फेंक देता है, तब लाइटिंग से एक तरफ उसके ब्लैक रहता है और बारिश होती है और एक तरफ रेड रहता है और उस साइड पे बारिश होती है, वो शॉट बहुत अच्छा है। मुझे बहुत एस्थेटिक लगा वो। जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफर है, उसने बहुत अच्छा काम किया उस शॉट में। एक स्टैंड आउट जो मुझे लगा म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जिस तरीके से इन्होंने जैस्मिन सडलास की वॉइस यूज़ की है। जो आरी आरी गाने में ये लाइन आती है, मेरे दिल दी बाजी अग्गे कोई दर्द बड़ा ना लग के, उस सीन में वायलेंस भी होता रहता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो नैरेटिव को सर्व करता है। जब हमजा यलीना को बोलता है, जब वो नाम लेता है मेजर इकबाल, भुट्टोई, खनानी, इन सब का, और तब वो यलीना से बोलता है, जब उसका भेद खुल जाता है उसके बाद, कि जितने ये हिंदुस्तान के लिए बुरे हैं उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बुरे हैं। ये बहुत ही सच बात है, क्योंकि टेररिज्म वो भले करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी आम जनता को ही पहुंचाते हैं। उनकी आम जनता ही गरीबी में रह रही है, उनकी आम जनता को ही खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, राशन नहीं है, हर चीज़ पे वो डिपेंडेंट हो रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान वो अपनी आवाम का ही करते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है मूवी का, कि इसने इस स्पेसिफिक सीन में तो निष्पक्षता दिखाई है। प्रोपेगेंडा पे बनी हुई फिल्म होने के बावजूद भी जसकीरत के कुछ ऐसे इमोशनल सीन हैं जो कि वाकई बहुत हार्ड हिट करते हैं, क्योंकि वो सीन्स इतने इमोशनल भी हैं। जब वो घर जाता है वापस, जब अपनी माँ को देखता है, अपनी बहन को देखता है, उसके बच्चों को देखता है, वाकई में बहुत ही इमोशनल करने वाला सीन है वो। और जब वो गाना बजता है अरिजीत सिंह का, जब वो ट्रेन पे बैठता है, यही थे इस मूवी के प्लस पॉइंट। तो अब हम आते हैं इस मूवी की नैरेटिव इनकंसिस्टेंसी पे। पहला तो जो नैरेटिव इनकंसिस्टेंसी है और जो बहुत ही बुरी तरीके से रिवील किया है और कोई सेंस ही नहीं बैठता उस रिवील का, वो है जमील जमाली का रिवील। कि लास्ट में रिवील होता है कि वो 45 साल से इंडिया का ही स्पाई है पाकिस्तान में, मूवी में। कोई सेंस नहीं बैठता इस रिवील का, क्योंकि अगर ऐसा है तो उसने हमजा के लिए मुश्किलें क्यों पैदा की? वो इतना खौफजदा क्यों था हमजा से जब हमजा उसकी बेटी से मिल रहा था? क्योंकि अगर वो हैंडलर था जिसको अजय सान्याल पूरी इन्फॉर्मेशन देता था, तो उसको हमजा के बारे में भी पता होगा। और हमजा के बारे में पता होते हुए भी वो इतना खौफजदा क्यों था, और वो इतना इनसिक्योर क्यों हो रहा था हमजा के अराउंड? तो ये एक प्रश्न है और इसको सही तरीके से एड्रेस किया भी नहीं है। मुझे लगता है कि लास्ट में शॉक वैल्यू देने के लिए जमील जमाली का रिवील इंडियन बताया गया है, क्योंकि जमील जमाली का जो रिवील है वो नैरेटिव के हिसाब से किसी भी चीज़ को आगे नहीं ले जाता, केवल जसकीरत का रिटर्न वो इंश्योर करता है। लेकिन जसकीरत का रिटर्न उतना मूवी के लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जसकीरत जब वापस आता है उसके पहले ही मेन स्टोरी खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक ही वो अननोन मैन वाले जितने काम हैं सब सब चीज़ों को निपटा चुका होता है। और दूसरा है कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस को ग्लोरीफाई किया गया है, जो कि फेलियर्स थे डिसीजंस, उनको भी एक मास्टर स्ट्रोक कह के बताया गया है। मास्टर स्ट्रोक डायरेक्टली नहीं बताया गया, लेकिन जो दुश्मन है मूवी में देश के, उनके मुंह से बुलवाया गया है कि उनका सारा चीज़ ठप हो जाएगा और उनके सारे धंधे बंद हो जाएंगे, उनकी काली करतूतें बंद हो जाएंगी, इस तरीके से। तो सिग्नलिंग सिग्नलिंग की है ना, ये नैरेटिव को सर्व करती है,
ना ये स्टोरी को सर्व करती है, ना ये आर्ट को सर्व करती है, जो मूवी मेकिंग जो आर्ट है ना, ये उस आर्ट को सर्व करती है। ये सिर्फ फालतू के यूजलेस मिनट्स वेस्ट किए हैं जिसमें कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। और इसी पे आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जिस पे हम बात करेंगे कि प्रोपेगेंडा क्या है मूवी में। और ये लिस्ट लंबी जाने वाली है। पहला तो है ऑपरेशन ग्रीन लीफ, यानी कि नोटबंदी, 8 नवंबर 2016। इसको एक बहुत ही सही डिसीजन और बहुत ही मास्टर स्ट्रोक के सिग्नलिंग को यूज़ करके बताया गया है, और जो कि सरासर गलत है, क्योंकि नोटबंदी की वजह से आम इंसान को जो दिक्कतें झेलनी पड़ी थी वो किसी से छुपी नहीं है। हज़ारों घंटों लाइनों में लगकर कितने लोगों की मौत हुई है, 100 से ऊपर लोगों की मौत हुई है, तो ये डिसीजन कहीं से भी सही नहीं था। और जो फैक्ट्स है इस नोटबंदी के रिलेटेड, जिसमें कि 99.3% करेंसी नोट्स वापस बैंकों में आ गए थे, तो उससे जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने की बात हुई थी वो भी कहीं पर फिट नहीं बैठती फैक्चुअली। तो ये सरासर प्रोपेगेंडा है। इसके बाद हम आते हैं जो कम्युनल हेट्रेड को थोड़ा थोड़ा करके बीज बोने की कोशिश की गई है और कहीं कहीं पे ओवर्ट भी हो गया है, वो देखते हैं हम। जैसे जो बड़े साहब का रिवील है, दाऊद इब्राहिम से ये क्या बुलवाते हैं, जब भी कोई नया पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड की गद्दी संभालता है, उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है, और कौम चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में। तो ये जो एक सिग्नलिंग है कि कौम को, मतलब मुस्लिम कौम हिंदुस्तानी वाले कौम में भी रेफर कर रहे हैं, ये एक तरीके से टेररिज्म एंगल से हट के कम्युनल एंगल पे ला दिया गया है, तो ये बहुत ही गलत है। और दूसरी जो चीज़ है प्रोपेगेंडा की, वो है जिस टेररिज्म को आईएसआई स्पॉन्सर करते आया है उसको हटाकर, उससे थोड़ा सा फोकस हटाकर, या हटाकर भी नहीं कह सकते, पर उस फोकस में कम्युनल एंगल को भी ले आना, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ये एक तरीके से रिलीजियस एक्सट्रीमिटी पैदा करेगा जो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम है दोनों के बीच में, अगर कोई इस मूवी को सीरियसली लेता है तो। और जैसा कि हमें पता है कि इस मूवी को बहुत लोग सीरियसली लेंगे भी, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को डिस्क्लेमर से कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक डेंजर है। इसके बाद आती है एकदम सबसे बड़ी हिपोक्रेसी वाली बात, क्योंकि एक तरफ ये आईएसआई को एकदम निकम्मा दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये आईएसआई को इतना काबिल दिखा देते हैं कि दोनों का ही फिट ही नहीं बैठता एक यूनिवर्स में। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, हम देखते हैं मेजर इकबाल के इस डायलॉग से। तो मेजर इकबाल हमजा को दाऊद इब्राहिम के सामने ही ये चीज़ बोलता है, पंजाब के फितनों से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला के पीएफआई से लेकर नक्सलियों तक, सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हमें दी है। ये आईएसआई को और मेजर इकबाल को कुछ ज़्यादा ही कैपेबल नहीं दिखा दिया? एक तरफ इनसे हमजा पकड़ में नहीं आ रहा है, जो कि इनकी नाक के नीचे से इन्हीं के आदमियों को मार रहा है, उसको ये पता भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है, और दूसरी तरफ ये पूरा हिंदुस्तान में जितने भी ग्रुप्स हैं सबको तैयार करने की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। ये थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया अगेन नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसी फिल्म में जो है नैरेटिव कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, तो यहाँ पे वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो ये स्टैंड अलोन आर्ट के हिसाब से भी एकदम टॉप लेवल में नहीं आएगा। इस चीज़ को भी प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है टाइमिंग को देखकर, क्योंकि अभी ईरान इजराइल वॉर चल रहा है और ये मूवी अभी रिलीज हुई है, और इसमें एक डायलॉग आता है जिसमें कि अजय सान्याल फ़ोन करके आईएसआई के जो डीजी हैं उसको बताते हैं कि आपने क्या सोचा, इसराइल हमें नहीं बताएगा। तो पहली बात तो ये कि जियोपॉलिटिक्स में कोई पूरी बात कभी बताएगा ही नहीं किसी को, तो इसराइल हमें नहीं बताएगा, ये डायलॉग घुसाना बहुत ही बेसलेस है। इसका कोई नैरेटिव फंक्शन ही नहीं था वहाँ पे अगर वो सिर्फ डायरेक्ट उसको वीडियो ही बोल देते और ये डायलॉग नहीं भी बोलते, तो भी ना मूवी का सस्पेंस कुछ कम होता, ना मूवी की नैरेटिव कंसिस्टेंसी पे कोई असर पड़ता, और ना जो इनकंसिस्टेंसी बनी हुई है उसमें कोई मूवी को सेविंग ग्रेस मिलता। ये भी एक यूजलेस सेंटेंस था डायलॉग का। और हाँ, एक और, अब ये धुरंधर पार्ट 1 से रिलेटेड है ये डायलॉग स्पेसिफिकली, मुझे बहुत प्रॉब्लम लगी इस चीज़ से, क्योंकि धुरंधर पार्ट 1 में अजय सान्याल बोलते हैं, जो अपना प्रोजेक्ट धुरंधर पेश करते हैं सबके सामने, तब वो बोलते हैं कि क्रिमिनल्स को हम इंडक्ट करेंगे और जिनके जीने का कोई मकसद नहीं है उन्हें हम ये मकसद देंगे। क्योंकि जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है मिलिट्री की, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, फिर उसके परिवार के साथ एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट की वजह से ऐसा होता है कि उसके पिता को मार दिया जाता है, उसकी बहनों का रेप हो जाता है और उसकी माँ को वो सब देखना पड़ता है, तो वो अपने हाथों में हथियार उठा ले और फिर उसी को मौत की सज़ा मिल जाए, और जो वाकई में गुनहगार थे उनको कुछ नहीं। जो सिस्टम पे क्रिटिक दिया था शुरुआत में, पास्ट में जाकर, वो बहुत अच्छा क्रिटिक था, लेकिन उसके बाद अचानक से जो जसकीरत सिंह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया है इन्होंने, कि ट्रेनिंग में वो गया और सीधा इंडोक्ट्रिनेट हो गया कि वो सही कर रहा है, जबकि उसके पहले तक ही वो बोल रहा था कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। और जसकीरत जैसा बंदा है, जितना उसमें ईंधन दिखाया गया हमें मूवी में, और अगर वो इस कहावत से केवल इंस्पायर हो जा रहा है, क्योंकि एक सिखों की कहावत बोल दी उसे कि सूरा सो पहचानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छड्डे खेत।
और हम मर्द हैं जसकीरत, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपनों के लिए लड़ना पड़ता है। 21 साल का लौंडा जो पूरी तरीके से डिसइल्यूजन्ड हो गया है सिस्टम से, जिसका सिस्टम से भरोसा उठ गया है, वो कभी भी इनकी बातों में नहीं आने वाला था। तो ये भी एक तरीके की नैरेटिव इनकंसिस्टेंसी है और जसकीरत के कैरेक्टर को थोड़ा सा असैसिनेट करता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा असैसिनेट नहीं किया है जितना कि मेजर इकबाल के कैरेक्टर को किया गया है। अब मेजर इकबाल के कैरेक्टर को अगर आप याद करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में वो इतना सुएब और इतना कैरिज्मेटिक और इतना डेंजरस लगा था कि ये साधारण मोटिवेशन वाला आदमी है ही नहीं, ये एकदम वेंचफुल और एकदम अलग ही मोटिवेशन वाला बंदा है ये। और पार्ट 2 में इसको केवल एक कम्युनल कैरिकेचर बना के छोड़ दिया और अननेसेसरी वो अपने पिता के अननेसेसरी प्रोवोकेटिव डायलॉग्स पे अननेसेसरी प्रोवोकेटिव रिएक्शंस देता है। जैसे उसके पिता उसे बोलते हैं कि इंडियंस तुझे बॉर्डर पर लेकर आएंगे और मुजरा करवाएंगे, और इस पे वो गुस्सा हो जाता है। और हाँ, प्रोपेगेंडा के नाम पर जो हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है, उसमें एक और पॉइंट है। जब मेजर इकबाल के जो पिता होते हैं वो जो बोलते हैं कि हिंदुओं ने हमारे जवानों की पतलूनें उतरवाई, और 1971 की जंग के सिलसिले में बोलते हैं ये। और ये कतई गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदुओं ने नहीं उतरवाई थी, इंडियन आर्मी ने उतरवाई थी। इंडियन आर्मी में सिख भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। तो ये बोलना कि हिंदुओं ने हमारे जवानों की पतलूनें उतरवाई, ये तो सरासर गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। मतलब प्रोपेगेंडा अगर आप नहीं भी मानेंगे इसको, तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और बेसलेस है। और इसके बदले में जो मेजर इकबाल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो बहुत ही वाहियात ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन चेंज होता है उसका, एक कोल्ड कैलकुलेटेड एक लेवल हेडेड स्ट्रेटेजिस्ट से वो सीधा एक जेनोसाइडल मेनियाक बन जाता है कि मुझे काफिरों को मारना है, मुझे इन सब का कन्वर्जन करना है। हाँ, इसके ट्रेसेस हमें पार्ट 1 में दिखे थे जब वो स्पाई को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो स्पाई था। वो इतना बेवकूफ़ नहीं दिखाया गया था पार्ट 1 में जितना पार्ट 2 में दिखाया गया। अगर पार्ट 1 वाला ही मेजर इकबाल होता तो पार्ट 1 वाला मेजर इकबाल हमजा को खुद पकड़ लेता, उसको हमजा पे पहले से ही शक था। अगर आप देखेंगे ये चीज़ें पे ऑफ नहीं हुई हैं पार्ट 2 में, लेकिन हमजा जब भी कोई सवाल पूछता है उन टेररिस्ट्स के बारे में तो मेजर इकबाल को उस पर शक होता रहता है। इवन मेजर इकबाल को उजैर पे भी शक था, लेकिन हमजा पे ज़्यादा शक था उसको, क्योंकि हमजा ज़्यादा कॉम्पिटेंट था दोनों में से। इसके अलावा जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर भी थोड़ा सा खराब किया, इन्होंने इनकन्सिस्टेंट कर दिया है। क्योंकि लियारी टाउन के गैंग वॉर के जो मोन्टाजेस हैं, जिसमें जसकीरत यानी कि हमजा जाके आग लगाता है, ग्रेनेड फोड़ता है, वो ऐसा लगता है देख के कि वो वायलेंस को एंजॉय कर रहा है। लेकिन जसकीरत जो हमने पास्ट में देखा, वो वायलेंस को एंजॉय नहीं करता, वो केवल नेसेसरी है वायलेंस इसलिए करता है जब उसको लगता है कि नेसेसरी है। पर उसको लगता है तो वो करता है, लेकिन कहीं भी उसके एक्सप्रेशन से ये नहीं दिखता कि वो एंजॉय करता है। लेकिन पार्ट 2 में जब लियारी वाला जो मोन्टाज चलता है, तब कुछ हद तक वो इस तरीके से दुकानों पे आग लगाता है, इस तरीके से वो ग्रेनेड फेंकता है ना, वो इतना एस्थेटिक टाइप का वायलेंस दिखाया गया है कि ब्रूटैलिटी से ध्यान ही हट जाए आपका। तो ये वायलेंस को एस्थेटाइज करना, ये मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि जो ब्रूटैलिटी है एक्चुअल में वो दिखाओ। जिस तरीके से फुटबॉल वाला सीन दिखाया, जिस तरीके से अरशद पप्पू वाले सीन दिखाए, उस तरीके से दिखाओ, उसको एस्थेटाइज मत करो। वो ब्रूटैलिटी फील होनी चाहिए हमें देखकर। और दूसरी बात ये कि जसकीरत जिस तरीके का लेवल हेडेड इंसान है, बदले में भी वो इतना स्ट्रेटजी से बदला लेता है। ये बहुत ही फोर्स्ड लगा था कि वो इतना मतलब एंजॉय टाइप का करेगा या इस तरीके का मतलब एस्थेटाइज्ड वायलेंस करेगा। वो उसका आपने अगर देखा होगा पास्ट में कि जसकीरत एक भी मूवमेंट वेस्ट नहीं करता। ये इसकी आर्मी ट्रेनिंग का ही नतीजा होगा कि वो एक भी मूवमेंट वेस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर वो इतने वेस्टेड मूवमेंट करता है, लियारी में जो गैंग वॉर होती है उसमें अपनी सेफ्टी को वो ताक पे रखता है। अगर उसको पता ही है कि उसको राज करना है तो वो खुले में ऐसा गन फायर में वॉक कर रहा है। ये मतलब ये ना कि उसको प्लॉट आर्मर दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में जो रियलिज्म था, जिसमें लग रहा था हमें कि हमजा की जान कभी भी जा सकती है, वो सेकंड पार्ट में मिसिंग है। सेकंड पार्ट में वो इनविंसिबल बन गया है। और एक और चीज़ है जो कि एक स्पेसिफिक वेपन रिलेटेड है कि वो जो ग्लोइंग बॉल है जिसको हमजा वेल्ड करते रहता है, उसको फिर वो यूज़ करता है उस लियारी गैंग वॉर में। पहली बात तो वो इतना भारी वेपन होगा और इतना वो उसके जो उसके ढीले ढाले कपड़े हैं उससे उससे टच होगा कि उसके कपड़ों में ही आग लग जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक आर्मी वाला इस तरीके का बेहुदा वेपन यूज़ करे, सिर्फ बजाय इसके कि स्ट्रेटेजिक वेपन जैसे पिस्टल हो गया या राइफल हो गया वो यूज़ करने के। तो ये एक है जो कैरेक्टर असैसिनेशन कहा जा सकता है कुछ हद तक। और एक चीज़ से मुझे एक दिक्कत हुई, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के खेमे की तरफ से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बार बार चाय वाला बुलवाया। इवन जो यूपी के गैंगस्टर्स दिखाए, आतिफ अहमद या आतिक अहमद, मैं नाम अभी भूल गया, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चाय वाला बोल के संबोधित करता है। तो ये भले ही कोई विपक्ष बोल रहा हो, आप मूवी में ही सही, लेकिन इस तरीके की बात कैसे बोल सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ही आप चाय वाला बोल के रेफर करवा रहे हैं। भले ही दूसरे खेमे से बात हो रही है, लेकिन डायरेक्टर तो वही है।
जिसने डायलॉग लिखे हैं इसीलिए एक्टर्स ने डायलॉग बोले हैं। ये कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं कि असली फुटेज कैप्चर करी गई है। तो मैंने इसके जो अच्छे पॉइंट्स थे वो बता ही दिए, जो प्रोपेगेंडा था वो भी बता दिया, जो नैरेटिव इनकंसिस्टेंसी थी वो भी बता दी, और जो बीच बीच में इन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन लगाए वो भी मैंने बता दिए हैं। तो अब आप डिसीजन लीजिए कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। ऑब्वियसली अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपने मूवी देख ही ली होगी, या आपको स्पॉइलर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं, और अगर देखनी है तो देखिए, नहीं देखनी है तो मत देखिए। आपका फ्री विल है, आप स्वच्छंद हैं। अब आपको ये सवाल आ सकता है कि मैं इसीलिए पहले से क्लियर किए दे रहा हूँ कि प्रोपेगेंडा से दिक्कत क्या है। प्रोपेगेंडा से दिक्कत ये है कि अभी जो हमारे इम्प्रेशनेबल यूथ है, जिसकी एज 18 होगी, जो कि जस्ट अभी कॉलेज में घुसे हैं, 18-19 इस एज के, ये जब जाएंगे थिएटरों में और इन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा नोटबंदी के बारे में, उससे क्या दिक्कतें हुई इसके बारे में, ये जब थिएटरों में जाएंगे ये इसी को सच मान के इसके हिसाब से बर्ताव करेंगे, और इनको फिर कभी सच पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्हें लगेगा कि यार इतने अच्छे एस्थेटिक के साथ कुछ बताया गया है तो वो सच ही होगा, प्रेजेंटेशन तो अच्छी है मूवी की, एस्थेटिक है प्रेजेंटेशन, तो उन्हें लगेगा कि ये तो सत्य है, इसको फिर जांच पड़ताल करने की क्या ही ज़रूरत है, और इसी तरीके से वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे, उनको सच सामने होते हुए भी नहीं दिखेगा। तो ये एक दिक्कत है, ये यूथ को गुमराह कर देगा, इसलिए मेरी प्रॉब्लम है इससे। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं इसके काउंटर में कि क्रिएटिव लिबर्टी है फिल्म मेकर्स को, तो वो कुछ भी कर ही सकते हैं, सही बात है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना जिससे कि रिलीजियस हेट्रेड बढ़ सकता है अभी के माहौल में, जबकि अभी वैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से रिलीजियस हेट्रेड थोड़ा वैसे भी बढ़ रहा है, तो इस वक्त में ऐसी मूवी रिलीज करना और उसके साथ एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से ये बुलवा देना कि देश मायने नहीं रखता, कौम मायने रखती है, जबकि हमारे देश में भी इतने सारे मुसलमान हैं, तो ये एक तरीके से भड़काऊ कही जा सकती है। मैं भड़काऊ नहीं कह रहा इसको, लेकिन इसको भड़काऊ माना जा सकता है, और जिसको भड़कना होता है वो इतने से क्या, इससे कम में भी भड़क जाएगा। तो ये इसका रियल डेंजर है। इसका डेंजर मेरे लिए, आपके लिए, आपके जैसे पढ़े लिखों के लिए नहीं है, जो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मूवी क्या है और रियलिटी क्या है। ये उनके लिए डेंजरस है जो इसी को सच मान के बैठ जाएंगे और फिर इसी के बेसिस पे हेटरेट फैलाएंगे, जो कि होता भी है। मुझे एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में होना या ना होना, यानी कि देश के फेवर में होना या ना होना है, तो आपसे ज़्यादा गलत कोई नहीं हो सकता। बीजेपी की कुछ पॉलिसीज को सपोर्ट ना करना या कांग्रेस की कुछ पॉलिसीज को सपोर्ट ना करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई एंटी नेशनल हो गया या किसी को अपने देश से प्यार नहीं है। देश से प्यार है तो वो इसी वजह से वो पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि वो एक जागरूक नागरिक है। अगर वो जागरूक नहीं होता तो आंखें मूंद के भरोसा करता, लेकिन आंखें मूंद के वो भरोसा नहीं करेगा। हमारी आज़ादी के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने खून बहाया है, जो अपनी जानें दी हैं, उसकी कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि हम आंखें बंद करके जो भी बताया जा रहा है उसे आंख बंद करके मान ले। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हीं के कदमों पर चलें और अपना रिसर्च खुद करें और अपने कंक्लूजन खुद ड्रॉ करें। आपको जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबकी खूबियां और सबकी खामियां देखनी पड़ेंगी। आप सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस या सिलेक्टिव एम्पैथी नहीं रख सकते। आपको क्रिटिकल होना पड़ेगा, उतना ही क्रिटिकल जितना आप अपने बच्चे के प्रति होते हैं जब उसके 2 नंबर कम आते हैं। उतना ही क्रिटिकल होना पड़ेगा आपको जो आप अपने प्रति होते हैं जब आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज कर देते हैं कभी। और उतना ही क्रिटिकल आपको होना पड़ेगा जब आप अपने मैनेजर के प्रति होते हैं, अपने एम्प्लॉय के प्रति होते हैं, जब वो एक काम गलत कर देता है। आपको गवर्नमेंट के प्रति भी उतना ही क्रिटिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही चुना है उन्हें। तो अब आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि उनकी पॉलिसीज को एसेस करना जितनी उनकी जिम्मेदारी है आपका ध्यान रखना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 वे होती है। गवर्नमेंट सड़कें बनाए और हम सिविक सेंस ना फॉलो करते हुए उसको गंदा कर दें तो ये हमारी कमी है, ये गवर्नमेंट की कमी नहीं है वहां पर कि उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई। हाँ, अगर उन्होंने सड़कें बनवाने के नाम पर नहीं बनवाई हैं सड़कें तो अवश्य ही उनकी गलती है, वहां पे सिविक सेंस का रोल नहीं है, वहां पे उनकी गलती है तो है। और अगर सच बोलने से कोई एंटी नेशनल हो जाता है या कोई देश प्रेमी से देशद्रोही बन जाता है केवल सच बोलने की वजह से, तो अपने समय में भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब एंटी नेशनल थे। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये एंटी नेशनल नहीं थे। इनसे बड़ा देशभक्त कोई हुआ ही नहीं होगा आज तक। और दूसरी चीज एक और जो इसके ऊपर एक मेटा लेयर बनाती है कॉग्निशन की, और वो क्या है, इस तरीके की मूवीज जो डिवाइसिवनेस को प्रोपगेट करती हैं, उससे जो असली मुद्दे हैं ना, जैसे सड़कें अच्छी होना, शिक्षा अच्छी होना, आम आदमी के लिए इकोनॉमिक रिलीफ होना, आम आदमी का इकोनॉमी स्टेबल होना, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो असली मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकता है और हमारा ध्यान कहाँ आ जाता है, हिंदू मुस्लिम पे, कम्युनल चीज़ों पे। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म ज़रूरी नहीं है, लेकिन धर्म को सस्टेन करने के लिए भी एडुकेशन चाहिए।
आपको अपनी ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए इकॉनमी चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट धर्म नहीं है। धर्म हमें ये नहीं कहता है कि सब चीज़ें छोड़ के केवल धर्म की खिदमत करने में लग जाओ। धर्म हमें जागरूक नागरिक बनने को भी प्रेरित करता है। एटलीस्ट हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है कि हम चीज़ों को क्वेश्चन करें। भगवत गीता अर्जुन को इसीलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था। उन्होंने भगवान कृष्ण की बात आंख मूंद कर नहीं मान ली थी कि अच्छा प्रभु आप जो कह रहे हैं वही सही है, मुझे कोई सवाल ही नहीं है, आप तो एकदम महात्मा है। उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने भगवान कृष्ण पे सवाल किए थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की डिविनिटी पे भी सवाल उठाया था कि वो भगवान है, उन्होंने इस चीज़ पर भी सवाल उठाया था अर्जुन ने। तो आप अगर धर्म की आड़ में क्वेश्चन करना बंद कर दे रहे हैं तो आप केवल एक कायर हैं और आपको फिर धर्म के बारे में भी नहीं पता। क्योंकि वास्तव में हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, जिसमें भगवत गीता है, जिसमें अष्टावक्र गीता है, वो कभी ये नहीं कहता कि आप सवाल करना बंद कर दीजिए। वो कभी ये नहीं कहता कि आप जो है सब चीज़ों को आंखें मूंद कर मान लीजिए। वो कहता है कि सवाल करो। हमारे उपनिषद कहते हैं कि सवाल करो और अपने जवाब भी खुद ढूंढो। वो कुछ किसी भी चीज़ का बना बनाया मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट करने को बोलता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर कुछ भी बन रहा है, कोई भी मूवी बन रही है, उस पर सवाल कीजिए। सवाल करना बुरा नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी मकौले वगैरह ने डिज़ाइन किया था अंग्रेजी हुकूमत के समय पर, वो अब बदलाव करने की बारी आ गई है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पहले प्रोपेगेंडा मूवीज़ का बनना ये नहीं बताता है कि अब भी प्रोपेगेंडा मूवीज़ बननी ही चाहिए। समय बदल रहा है, हम और आधुनिक हो गए हैं। अब हमें सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि और ज़्यादा प्रोपेगेंडा की ओर। तो अगर आपका जस्टिफिकेशन प्रोपेगेंडा मूवी बनने के पीछे ये है कि पहले भी तो बनती थी तो अब बन रही हैं तो क्या दिक्कत है, तो माफ़ कीजिए, आप बेवकूफ़ हैं। आपको सच्चाई नहीं दिख रही है। आपको ये नहीं दिख रहा है कि अगर उस टाइम पे कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज भी गलत होना चाहिए। उसको सही करना किसकी जिम्मेदारी है? आज की युवा की, हमारी। और उसको आप जस्टिफाई करेंगे कि पहले भी हुआ था जब किसी और की सरकार थी और अब भी हो रहा है जब किसी और की सरकार है। तो ये तो बहुत ही बेबुनियाद तर्क हुआ। ये कोई तर्क ही नहीं है, ये बेवकूफ़ी है सरासर। और बेवकूफ़ भी आप खुद को बना रहे हैं।